गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम लास्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे अपने रिवीजन में, चैप्टर नंबर 14 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ICAI के स्टडी मटेरियल से। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जीएसटी में TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, कब काटा जाता है और कब तक जमा कराना होता है। TDS का मतलब तो आप समझते हैं, TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे सोर्स से जनरेट होती है कोई इनकम, हाथों हाथ टैक्स काटा जाता है, उसे TDS आप बोलते हैं, सेम इनकम टैक्स की तरह। सेक्शन 51 CGST प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 51 आपको बताता है कि जीएसटी में कुछ केसेस में जो पेयर है, आपने ये तो समझ ही रखा है, इनकम टैक्स में भी आप पढ़ चुके हैं, अगर पेयर और पे का रिलेशन है, कोई पे कर रहा है कोई रिसीव कर रहा है, कोई चीज़ जहाँ पे पेयर और पे का रिलेशन होता है, वहाँ कुछ केसेस में TDS काटा जाता है इनकम टैक्स में। सेम यहाँ पर भी ये बोला जीएसटी वालों ने कि अगर पेयर एक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, वो लिमिट 2.5 लाख है, अभी आप पढ़ेंगे, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी से कोई गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हैं और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आप 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा रुपये की वैल्यू का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको TDS डिडक्ट करना होगा अंडर जीएसटी में। जीएसटी में भी TDS काटना होगा। यहाँ पर TDS refer to the tax which is deducted when the recipient of goods or service make payment to और क्रेडिट सप्लायर अकाउंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। जब आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो आपको TDS काटना होगा जीएसटी में। और अभी आप पढ़ेंगे टैक्स कलेक्शन सोर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग किसी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। पहले अमेजॉन सामान बेचता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर को, और फिर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके फिर अपना कमीशन काट के वो सेलर को देता है, यही करता है अमेजॉन। तो अमेजॉन को यहाँ पे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सप्लायर से, ठीक है। तो वो प्रोविज़न आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले सेक्शन 51 हम पढ़ेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जीएसटी में TDS किन केसेस में काटा जाता है। जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से TDS काटते हैं। सेक्शन 51 ऑफ द CGST प्रिस्क्राइब द ऑथोरिटी एंड प्रोसीजर फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सेक्शन 51 ये बताता है कि कब आपको TDS डिडक्ट करना होता है। द TDS प्रोविजन एम्पावर मतलब अधिकार देते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक इट मैंडेटरी, कंपलसरी होगा फॉर द फॉलोइंग पर्सन द डिडक्टर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ये लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा ही पड़ा है, लिमिट अभी भी आप पढ़ेंगे 2.5 लाख से ज़्यादा, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, ये लोग किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विस इन्होंने खरीदी है। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है या ऐसे गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं तो सेक्शन 51 अप्लाई नहीं होगा, फिर तो कोई TDS नहीं कटेगा। पर कोई टैक्सेबल गुड्स आपने परचेज किया है किसी सप्लायर से या कोई सर्विस ली है किसी सप्लायर से जो जीएसटी के दायरे में आती है, वो टैक्सेबल है, तो जो पेमेंट कर रहा है, यानी जो ये लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा, तो इन्हें TDS डिडक्ट करना होगा। कितना % करना होगा? 2% की रेट से TDS डिडक्ट करना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। कौन कौन डिडक्ट करेगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को पेमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट किसी को पेमेंट कर रही है, या उनकी कोई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट पेमेंट कर रही है, कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, नोटिफाइड पर्सन है जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अंडर सेक्शन 51 सबसेक्शन में क्रॉस D के अकॉर्डिंग। अब इसमें नीचे बता रखा है द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन नोटिफाइड अंडर क्रॉस D, इनको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ये लोग भी अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये TDS डिडक्ट करेंगे। एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी, कोई भी बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट ने सेटअप किया, जैसे आपका ICAI जो CA इंस्टीट्यूट आप देखते हैं पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप हुआ है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट, कोई विधानसभा ने सेटअप किया है, कोई स्टैब्लिशमेंट बाय एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function, मतलब उसमें कम से कम 51% से मोर इक्विटी शेयर किसने होल्ड कर रखे हो? गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हो। द राइडर ऑफ 51%, जो 51% की लिमिट है, और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल इज एप्लीकेबल टू बोथ द आइटम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में 51% होल्डिंग होनी चाहिए। दस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट आर एप्लीकेबल ओनली टू सच ऑथोरिटी, उसी पे अप्लाई होंगे, यानी वही लोग TDS काटेंगे। और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर established by any government, किसी भी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, इन विच 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट के पास हो कम से कम 50% 1% इक्विटी शेयर है, उससे ज़्यादा। सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, कोई सोसाइटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुई है। कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिक लिमिटेड,
तो ये लोग TDS काटेंगे। कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS, यानी ये लोग TDS नहीं काटेंगे। टैक्स इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड सो इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई फ्रॉम वन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर PSU वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन समझते हैं, चाहे एक नंबर से बंदा ए से डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। GST में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर दूसरे स्टेट में जाके दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाके आप बिजनेस खोलते हैं तो पैन नंबर भले सेम है तो आपको GST के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आपको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। तो इंडियन ऑयल कंपनी मान लीजिए राजस्थान में भी है और इंडियन ऑयल कंपनी MP में भी है। तो इस कंपनी ने अपनी ही इंडियन ऑयल कंपनी को सर्विस दी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे TDS नहीं कटेगा। अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई सर्विस दे रही है, कोई गुड्स बेच रही है, तो उसमें कोई TDS नहीं कटेगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, चाहे सेम नंबर से यानी एक ही आदमी के बिजनेस हो या एक डिफरेंट आदमी के बिजनेस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टिंक्ट पर्सन भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं भी हो सकते हैं। वो मान लीजिए सेम स्टेट में होती, सपोज राजस्थान में एक जयपुर में है इंडियन कंपनी, उदयपुर में भी इंडियन ऑयल, तो सेम स्टेट में भी आप आपस में PSU एक दूसरे को कोई सर्विस दे रहे हैं तो भी TDS नहीं कटेगा, भले ही 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, जो कि क्लॉज A, B, C, D में स्पेसिफाइड है। वही सेम चीज़ जो अपने ऊपर पड़ा, यानी एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है क्लॉज A में, मान लीजिए कोई सर्विस है गुड, कोई लोकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को दे रही है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटी को दे रही है, कोई लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे रही है। मतलब ये लोग आपस में अगर एक दूसरे को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, भले वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, कोई TDS यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए कब काटा जाएगा, तो डिडक्टी मतलब जो जिसको पेमेंट करा जा रहा है, डिडक्टी मतलब जिसका पेमेंट करा जाता है एज अ सप्लायर, उनका ही यानी सप्लायर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका ही पैसा काटेंगे। जैसे मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के गुड्स का वैल्यू का गुड्स सप्लाई किया, तो जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुझे पेमेंट करेगा तो मेरा TDS काटेगा, यहाँ पर डिडक्ट करेगा। तो वो तो डिडक्टर कहलाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और मैं क्या कहलाऊँगा, डिडक्टी कहलाऊँगा। जिसका TDS काटा जा रहा है वो डिडक्टी कहलाता है। तो डिडक्टी आर द सप्लायर, वो सप्लायर होता है हुज टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। देखिए टैक्सेबल गुड्स आ रही बार बोलें, टैक्सेबल गुड्स मतलब जो GST के दायरे में आते हैं, जिन पे GST देना है, सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। पर इस 2.5 लाख में टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कोई GST अगर इंक्लूड है तो उसे हटाया जाएगा और फिर देखा जाएगा वो 2.5 लाख की वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, सेस एज पर द इनवॉइस। सपोज आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सामान बेचा, 2,40,000 रुपये का तो सामान है और इस पर GST लगा दिया सपोज 15,000, टोटल बिल बना दिया 2,55,000। तो ऐसे प्राइमा फेस से अगर देखते तो ऐसा लग रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब मुझे पेमेंट करेगा आपको तो वो 2% से TDS काटेगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टैक्स की वैल्यू इंक्लूड है 255 में, तो आप पहले टैक्स की वैल्यू हटा देंगे। GST के नाम से कोई भी टैक्स अगर इंक्लूड है तो उसको हटाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो TDS कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और यहाँ 240 ही है तो यहाँ पे कोई TDS नहीं काटा जाएगा। रेट क्या है TDS की पढ़ाई दी, 1% CGST, 1% SGST अगर इंट्रा स्टेट है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है तो IGST 2% से TDS काटा जाएगा। नो TDS इन केसेस में कोई TDS नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब इस केस में कोई TDS नहीं काटा जाता है। रीज़न हम नहीं डिटेल में नहीं पढ़ा रहे क्योंकि अभी तो रिवीजन है, तो क्योंकि आपको बताना है। अगर सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्टेट है, यानी जो सप्लायर है वो भी एक स्टेट में, सपोज राजस्थान में रहता है सप्लायर और डिलीवरी भी कहाँ दे रहा है, और राजस्थान में दे रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में है, पर जो रिसिपिएंट है लेने वाला वो डिफरेंट स्टेट में रहता है, मान लीजिए किसी दिल्ली में रहता है, पंजाब में रहता है, किसी भी स्टेट में मान लीजिए, तो इस केसेस में कोई TDS नहीं कटेगा। यानी अगर सप्लायर और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम स्टेट में है, पर जो रिसिपिएंट है, जो बायर है, उसका स्टेट दूसरा है, तो यहाँ पे कोई TDS नहीं कटेगा। जैसे एग्जांपल, लोकेशन ऑफ सप्लाई A स्टेट में रहता है सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी A स्टेट में, डिलीवरी भी सामान की A स्टेट में हो रही है, रिसिपिएंट रजिस्ट्रेशन रेसिपिएंट बायर कहाँ रहता है, स्टेट B में, तो यहाँ पे कोई TDS नहीं कटेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बता दिया, किसी भी तरह का GST के नाम से कोई टैक्स है तो उसे हटा देंगे आप। द अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस एक्सक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस हटा के देखा जाएगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है तभी TDS कटेगा, अदरवाइज TDS नहीं कटेगा। और जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने आपका TDS काटा है वो अगले महीने की 10 तारीख तक वो TDS गवर्नमेंट को जमा कराएगी, यानी GST डिपार्टमेंट को जमा कराएगी। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी TDS कटा है, शुड बी डिपोजिटेड, वो जमा हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट अकाउंट बाय डिडक्टर बाय द 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, अगले महीने की 10 तारीख तक। जैसे अगस्त का टीडीएस है तो 10 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। टीडीएस सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने आपका टीडीएस काटा है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, प्रूफ देगा कि उसने आपका इतने रुपये का टीडीएस काटा है। TDS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर। डिडक्टर कौन होगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो आपने पढ़ा कि ये लोग आपका TDS काटेंगे, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या म्यूनसिपल अथॉरिटी एंड लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंटल एजेंसी हो सकती है, नोटिफाइड पर्सन हो सकते हैं। द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टैक्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द डिडक्टिंग द सप्लायर फ्रॉम हुज पेमेंट TDS डिडक्टेड। द कॉन्टेंट ऑफ फॉर्म GSTR 7A, GSTR 7A ऑनलाइन डिटेल देंगे टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हमने इस आदमी का इतना TDS काटा, फिल करेंगे। TDS सर्टिफिकेट के भी कहलाता है ये। TDS सर्टिफिकेट नंबर होगा, GST नंबर होगा डिडक्टर का, जो GST काट रहा है उसको एक अलग से GST नंबर लेना होता है। अभी आप पढ़ेंगे कि अगर आप किसी का TDS काटते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही TDS काटते हैं, तो भले उनके पास नॉर्मल GST नंबर है, उसके अलावा भी उनको TDS काटने के लिए भी GST डिपार्टमेंट से एक नंबर लेना होता है, यानी वो सेम GST नंबर से TDS जमा नहीं करा सकते। अगर आपको TDS काटना है के लिए लायबल हैं आप GST में, तो आपको अलग से एक और नंबर लेना होता है GST डिपार्टमेंट से TDS काटने के लिए। जैसे इनकम टैक्स में टैन नंबर लेना होता है, पैन नंबर तो होता ही है टैक्स जमा कराने के लिए, पर अगर आप किसी का टैक्स काटते हैं तो आपको टैन नंबर लेना पड़ता है अलग से, टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर। सेम GST में भी अगर आपको TDS काटना है तो अलग से GST वालों से नंबर लेना होता है। GST नंबर होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, डिडक्टर जो काट रहा है, नेम ऑफ डिडक्टर आपका नाम होगा, GSTN होगा डिडक्टर का, आपका GST नंबर होगा, लीगल नेम होगा डिडक्टर जिसका काटा, ट्रेड नेम होना चाहिए सर्टिफिकेट में, टैक्स पीरियड किस टैक्स पीरियड का TDS काटा है, डिटेल ऑफ सप्लाई क्या बेचा था, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन कितना काटा ही होना चाहिए। नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी आपका TDS तो काट लेते हैं पर अगले महीने की 10 तारीख तक जमा नहीं करा पाते, तो जितने भी दिन लेट हो जाएंगे उन्हें इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट पे करना होगा। ही इज लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। रिफ्लेक्शन अमाउंट TDS, जैसे इनकम टैक्स में होता है कि कोई आपका TDS काटता है, तो जब आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाते हैं तो आपके 26 AS में आ जाता है, आप खोल के देखते हैं कि उस आदमी ने आपका इतना TDS काटा। TDS होता क्या है? एक तरह से एडवांस टैक्स ही होता है जो आप गवर्नमेंट को पहले दे चुके हैं। सेम GST में भी यही है कि अगर आपका कोई TDS काटता है तो एक तरह से वो आपने एडवांस में दे दिया GST वालों को GST, तो फिर जब आप अपनी जो टोटल आउटपुट टैक्स आपका बनेगा उसमें से जितना आपका GST में TDS किसी ने काटा है वो आप डिडक्ट करवा सकते हैं, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स बनता है, ठीक है, किसी ने आपका TDS काट रखा है 1 लाख रुपए का, तो आप 10 पूरा नहीं देंगे कैश में, 1 लाख रुपए घटा दिया जाएगा, ये कैश लेजर ही माना जाएगा आपका कैश पड़ा हुआ है GST डिपार्टमेंट के उधर, और 9 लाख रुपए ही आपको कैश में देने होंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी जो TDS काटा जाता है GST में उसका भी क्रेडिट मिल जाता है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड रिफ्लेक्टिंग कैश लेजर, कैश लेजर में वो रिफ्लेक्ट होता है जितना कैश आपके पास डिपार्टमेंट के पास आपका जमा है। एक तो क्रेडिट लेजर होता है जो आप पढ़ चुके हैं, अगर इनपुट टैक्स देते हैं किसी को खरीदने पे, और जब सप्लायर डिटेल देता है GST पोर्टल पे जाके GST1 में, तो वो इनपुट टैक्स हमारे क्रेडिट लेजर में शो हो जाता है। क्रेडिट लेजर जिसमें आपने खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स दिया है वो क्रेडिट लेजर में शो होता है। कैश लेजर जो आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, वो कैश लेजर में शो होता है। एक तरह से TDS आपने एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। रिटर्न फाइल बाय डिडक्टर अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3, आपको रिटर्न फाइल करनी होती है जो TDS काटता है। आपने पढ़ लिया GSTR 7 में, वो रिटर्न भर के देगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो डिडक्टी यानी जिसका TDS कटा है सप्लायर कैन क्लेम क्रेडिट ले सकते हैं आप ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ TCS टैक्स कलेक्टेड एट कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सो TCS सेक्शन 52। TCS अभी आपने पढ़ा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये किसी जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, तो इन्हें TCS काटना होता है 1% से। जितनी भी नेट सेल करते हैं एक सप्लायर की, मान लीजिए मेरा सामान अमेजोन के थ्रू बिक रहा है और अगस्त अभी मान लीजिए अप्रैल का मंथ है और अमेज़ॉन ने 20 लाख का सामान बेचा है मेरा, यानी मैंने अमेज़ॉन के थ्रू 20 लाख का सामान बेचा है किसी कस्टमर को, तो पहले पैसा अमेज़ॉन लेगा, राइट, और फिर अपना कमीशन काट के मुझे फ्री में थोड़ी बेचता है, अमेज़ॉन कमीशन लेता है। तो अमेज़ॉन अब पहले बेचेगा सब बायर को सामान पोर्ट अपनी साइट के थ्रू, फिर 20 लाख रुपए अमेज़ॉन के अकाउंट में आएंगे पहले, फिर अमेज़ॉन मान लीजिए अपना कमीशन काट के मुझे पे करेगा, तो वो जितना भी मुझे पे करेगा उस पर 1% से क्या काटेगा, TCS काटेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ठीक है।
TCS refer to the tax which is collected by electronic commerce operator when a supplier supply taxable goods or services through portal, जब अपना सामान उनके पोर्टल के थ्रू बेचते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एंड पेमेंट फॉर दैट सप्लाई इज कलेक्टेड बाय सैड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और जो पेमेंट लेता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन फ्लिपकार्ट कलेक्ट करते हैं। यानी अगर आप डायरेक्ट बायर से खुद सेलर ले रहा है पेमेंट तो नहीं कटेगा TCS, पर अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, जो मीडिएटर है, जो बायर कस्टमर जहाँ पे मिलते हैं सेलर और कस्टमर, तो वहाँ अगर कंसिडरेशन पहले अमेजॉन फ्लिपकार्ट कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, फिर आपको पेमेंट करते हैं, तो वो TCS कलेक्ट करेंगे। Who is liable to collect TCS? पढ़ लिया। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, एजेंट नहीं होने चाहिए, कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए जो खुद साइट ओन करके चला रहा है, मैनेज कर रहा है। हैज़ बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट टैक्स कलेक्टेड, सो TCS कलेक्ट करना होगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नेट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे अमेजोन ने मान लीजिए 22 लाख का सामान बेचा मेरा, इसमें से 2 लाख का अप्रैल की बात कर रहे हैं, 2 लाख का सामान लौटा दिया कस्टमर ने। मान लीजिए लास्ट मंथ का सेल 22 लाख की कब हुई? अप्रैल में। और ये 2 लाख का जो सामान लौट के आया है ये मार्च का लौट के आया है, तो किसी महीने का हो सकता है, ये सेम मंथ का भी हो सकता है, अप्रैल का भी हो सकता है, मार्च का, फरवरी, दिसंबर, किसी महीने का भी हो सकता है। तो रिटर्न लेस की जाएगी, जो जितनी भी सेल हुई है उसमें से रिटर्न लेस की जाएगी, तो नेट सेल 20 लाख ही मानी जाएगी। और जब का अमेजोन मुझे पैसा देगा 20 लाख अपना कमीशन काट के, तो उस पर TCS भी कलेक्ट करेगा 2% से। TCS और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सप्लायर नेट रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी, मेड थ्रू इट बाय सप्लायर वेयर द ECO कलेक्ट द कंसेशन, पैसा पहले अमेजोन कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर फॉर सच सप्लाई। रेट क्या है TCS की? 1%, 0.5% लगेगा CGST, 0.5% लगेगा SGST। अगर इंटरेस्ट स्टेट है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो 1% से लगेगा IGST। सपोज अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड ₹1120 इंक्लूडिंग GST 12%, यानी इसमें GST इंक्लूड है 1120 रुपये में 12%, तो यानी ये चीज़ 112 के बराबर है। माना 100 रुपये था, गुड्स की वैल्यू 12% GST, तो GST इंक्लूड करके वैल्यू 112 हो गई। ये चीज़ 112 के बराबर है, तो बताइए 100 बेचने से पहले यानी GST से पहले वाली वैल्यू क्या है? तो आपका 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, द ऑपरेटर वुड कलेक्ट टैक्स 1%, यहाँ पे 1% TCS कलेक्ट करेगा नेट 1000 पे 10 रुपीज़ इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, यानी इंटरेस्ट रेट हो तो 1%, इंटरेस्ट रेट हो 0.5% लगेगा। नेट वैल्यू का मतलब बता दिया, टोटल सेल लिखिए, उसमें जितना रिटर्न हो गया सामान उसे लेस कर दीजिए। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज माइनस रिटर्न, रिटर्न किसी की महीने की भी हो सकती है, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो नहीं कि अप्रैल महीने की बात हो रही है तो अप्रैल महीने का ही सामान लौट के आना चाहिए। अगर मार्च का भी सेल्स रिटर्न हुआ है, फरवरी का, दिसंबर का, नवंबर का, तो वो अगर अप्रैल के महीने में रिटर्न किया है कस्टमर तो अप्रैल के महीने की सेल में से डिडक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये लोग नेट वैल्यू पे TCS काटेंगे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं। पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में रिवर्स चार्ज पढ़ा था आपने, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज थी जिसमें आपने रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये लोग खुद देंगे GST। यहाँ पे सप्लायर नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद देगा GST गवर्नमेंट को सप्लायर के बिहाफ पर, तो वहाँ पे TCS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। यानी इन केसेस में सप्लायर के बिहाफ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, नहीं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ये खुद देते हैं GST, आपको नहीं देना होता है, यानी सप्लायर को नहीं देना होता, तो वहाँ पे TCS भी नहीं काटा जाएगा। यानी रिवर्स चार्ज के केस में कभी भी TCS नहीं कटेगा, सिंपल सा ही लॉजिक याद रखना है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, ओला उबर की बात हो रही है, पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी है, कोई मोटर कैब है, मैक्सी कैब है, मोटरसाइकिल है, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल है, तो ओला उबर वाले किसी भी तरह का TCS नहीं जमा कराएंगे, नहीं काटेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, होटल में आप दे रहे हैं, जैसे त्रिवागो है, ऐसी साइट है, गोवीवो, इन साइट्स पे जाके आप होटल वगैरह बुक कराते हैं, तो आप ऐसे होटल की सर्विस दे रहे हैं जिसके पास GST नंबर नहीं है तो आपको देना होगा ना। अगर होटल वाले के पास खुद ही GST नंबर है तब तो आपने पढ़ लिया था उस चैप्टर में, तब तो रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं, फिर तो वो होटल वाला ही देगा GST। पर अगर होटल वाले के पास नहीं तो आपको देना होगा। फिर जब आपको देना होगा, आपकी साइट के थ्रू बुक हो रहा है कोई होटल, तो TCS नहीं चार्ज करेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मीट फॉर रेजिडेंशियल लॉजिंग पर्पज एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट लिखा है, वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर वो खुद होटल वाला खुद लायबल है GST देने के लिए तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। फिर जब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो वहाँ पे तो TCS चार्ज होगा। पर अगर उसके पास GST नंबर नहीं था तो इन त्रिवागो, गोवीवो, इन साइट्स को, मेक माई ट्रिप, इनको देना होगा GST, यानी रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज के केस में TCS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये अर्बन क्लैब की बात हो रही है। सर्विसेज बाय वे हाउस कीपिंग सर्विसेज चाहिए, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एटसेट्रा, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन, सेम वही। अगर उन्होंने खुद GST नंबर दे रखा है उस प्लम्बर वगैरह ने, तब तो अर्बन क्लैब खुद देगा ही नहीं GST। पर उन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जनरली उनके पास GST नंबर नहीं होता तो अर्बन क्लैब पे लगता है रिवर्स चार्ज।
सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। यानी इन दो केसेस में अगर उस प्लम्बर के पास, उस होटल के वाले के पास खुद जीएसटी नंबर है, तब तो टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। पर अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है, यानी अमेजोन, ट्रिवागो, गोबीबो और ये अर्बन क्लैब खुद दे रहे हैं जीएसटी रिवर्स चार्ज के तौर पे, तो टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और शॉर्ट में समझ लें, टीसीएस के प्रोविजन रिवर्स चार्ज पे नहीं लगेंगे। रिवर्स चार्ज तो आप समझते ही हैं जब सप्लायर के भी आप पर रेसिपिएंट देता है कोई जीएसटी। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज आप दे रहे हैं अदर देन सर्विसेज पेड फॉर रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एटसेट्रा, तो रेस्टोरेंट पे भी टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेम वही चीज़, टीसीएस कब तक जमा कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, गवर्नमेंट को 10 तारीख तक, यानी अमेजोन फ्लिपकार्ट को अगले महीने की 10 तारीख तक अपना टीसीएस जितना भी कलेक्ट किया उन्होंने सप्लायर से, उसका अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर एक्स सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट बेचें थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। आप अपनी ही वेबसाइट से बनाकर कोई अपना प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट है खुद की और आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पहली बात तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आपको माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, जो खुद अब कोई साइट ओन करता है, मैनेज करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो माने जाएंगे क्योंकि आपने खुद की साइट बना के सामान बेच रहे हैं। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माना जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो माना ही जाएगा। आप पढ़ चुके ईसीओ की डेफिनेशन तो बहुत पहले आ गई थी, 2nd-3rd चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो है क्योंकि आपको एक साइट मैनेज कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और उसके थ्रू सामान बेच रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो माने जाएंगे। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, क्या टीसीएस कटना होगा? नहीं, टीसीएस तब कटेगा जब हम किसी और की साइट के थ्रू सामान बेचेंगे। यहाँ तो हम अपनी साइट बना के ही सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे टीसीएस की जरूरत नहीं है, टीसीएस नहीं कटेगा यहाँ पर। इन केस वेयर समवन इज सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट थ्रू अ वेबसाइट, जब अपनी ही वेबसाइट से आप सामान बेचें, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टीसीएस, यहाँ पे कोई टीसीएस नहीं काटा जाएगा। दीज ट्रांजेक्शन विल बी लायबल टू जीएसटी, नॉर्मल जीएसटी की रेट से आपको जीएसटी देना होगा, दैट्स इट। यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्शन सोर्स का टीसीएस के प्रोविजन सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। इफ मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर, आप अलग अलग लोगों से सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदने पे जीएसटी देते होंगे, इनपुट टैक्स। एंड इन टर्न मिस्टर ए सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट, और फिर सामान खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद वो सामान अपनी साइट पे जाके प्रॉफिट जोड़ के आप बेचते हैं अंडर ओन बिलिंग। इज टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, सेम वही चीज़, यहाँ पे टीसीएस लगी अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि आप किसी मीडिएटर के थ्रू थोड़ी बेच रहे हैं, आप अपनी ही साइट बना के बेच रहे हैं। अगर आप अमेजोन के थ्रू बेचते, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते, तो वहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते, तो यहाँ पे भी टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। नो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 of the CGST Act, TCS required to be collected on the net value of taxable supply made through e-commerce operator by other supplier where the concessions to be collected by ECO। अगर पहले ECO के थ्रू बेचते और ECO आप पैसा लेता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट फिर आपको पैसा देता, तो इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पे TCS के प्रोविजन अप्लाई होते। पर जब आप खुद की ही साइट बनाकर बेच रहे हैं, कोई मीडिएटर है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई TCS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेम वही जो रजिस्ट्रेशन आपको मैंने जैसे टीडीएस में था, ऐसे यहाँ पर भी है कि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है टीडीएस टीसीएस। जो भी बंदा टीडीएस काटेगा, किसी का टीसीएस काटेगा जीएसटी में, भले उसके पास नॉर्मल जीएसटी नंबर है, फिर भी उसे सेपरेट जीएसटी नंबर लेना होगा टीडीएस टीसीएस काटने के लिए 3 दिन के अंदर। और 3 दिन के अंदर जो जीएसटी आप अप्लाई करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपको डिपार्टमेंट वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन सेक्शन 52 शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आपको देनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू द कॉमन पोर्टल। द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद ग्रांट रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो ठीक है। फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट वाइज जो आपको रिटर्न भरनी होगी, रिटर्न में डिटेल देनी होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट को, कितने लोगों का सामान बेचा, क्या क्या बेचा एटसेट्रा। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट देना होगा। जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करेगा। टीडीएस के लिए जीएसटीआर 7 है, ईसीओ के लिए जीएसटीआर 8 हैज़ टू बी फाइल्ड बाय ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन फ्लिपकार्ट। कंटेनिंग डिटेल इसमें इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, किन लोगों का सामान बेचा, गुड्स और सर्विसेज अपनी साइट के थ्रू। इफेक्टेड थ्रू इट इंक्लूडिंग द सप्लाई रिटर्न, कितना सामान लौट के आया वो भी आपको बताना होगा, सेल्स रिटर्न थ्रू इट। एंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय इट एज टीसीएस ड्यूरिंग द मंथ, कितना टीसीएस आपने कलेक्ट किया विद इन द 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द ईच मंथ, जो आपने जमा कराया इन विच सप्लाई आर मेड। एडिशनली ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑल्सो मैंडेटेड कंपलसरी होगा टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट, आपको एक पूरे 12 मंथ की समरी भी बना के देनी होगी, एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होगी, एनुअल स्टेटमेंट भी देना होगा फॉर्म GST 9B में।
ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ द दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल एंड हो गया, जैसे मार्च खत्म हुआ तो दिसंबर तक 9 महीने का टाइम मिलेगा। 9 महीने के अंदर आपको डिटेल देनी होगी जीएसटी डिपार्टमेंट को साल भर की। द कमिश्नर हैज़ बीन एम्पावर्ड, कमिश्नर को अधिकार दिया गया है टू एक्सटेंड द ड्यू डेट, कि वो 31 दिसंबर की डेट को बढ़ा भी सकता है और वो मंथली रिटर्न की डेट को बढ़ा सकता है। फर्निशिंग मंथली एनुअल स्टेटमेंट बाय पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स। नोटिस टू द ऑपरेटर सीकिंग डिटेल, अगर आप नहीं देते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई डिटेल देने में आनाकानी करते हैं तो उन्हें नोटिस आ सकता है और उन्हें वो डिटेल फिर देनी होगी। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इशू नोटिस दे सकता है किसी ऑपरेटर को आस्किंग हिम टू फर्निश डिटेल, की उन्हें डिटेल देनी होगी रिलेटिंग टू वॉल्यूम ऑफ द गुड्स, कितना सामान वो अपने गोडाउन में रखते हैं, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट के गोडाउन बने होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करते हैं सामान, वहाँ से भेजते हैं कस्टमर को, सप्लाई करते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स लेइंग इन वेयर हाउस और गोडाउन। ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 दिन के अंदर अमेजोन फ्लिपकार्ट को डिटेल देनी होगी कितने लोगों का सामान कितना उनके गोडाउन में रखा हुआ है। इन केस ऑफ एन ऑपरेटर फेल टू फर्निश द रिटर्न इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बिसाइड बीइंग लायबल टू पीनल एक्शन, आप पे पेनल्टी वगैरह तो स्टार्ट होगी, आप पे कार्रवाई तो होगी। इसके अलावा इट शैल बी लायबल टू पेनल्टी अप टू 25,000, आप पे 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो TDS TCS के प्रोविजन यहाँ पे एंड हो गए। कोई स्पेसिफिक अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपने जो चैप्टर्स कहे थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं, फिर भी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चंस को लेके या किसी टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी तैयारी की है उस पर फोकस करिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा और एग्ज़ाम में होपफुली आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट कल से हम नॉर्मल क्लास स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल बच्चों जो रेगुलर बैचेज़ हैं उनके लिए। बेस्ट ऑफ लक।